नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक बनाया था ये उसी से संबंधित टॉपिक है दोस्तों, और ये राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक है दोस्तों। भारत में जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को भारत में काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान होती हैं। और राष्ट्रपति भारत का, जैसा कि सभी को पता है, कि प्रथम नागरिक है, तो इसी के चलते राष्ट्रपति को यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान होती हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति को सामान्य रूप से दो प्रकार की शक्तियां प्रदान होती हैं। एक तो शक्ति होती है सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी होती है आपातकालीन शक्ति। तो दोस्तों सामान्यकालीन शक्ति के अंतर्गत ऐसी शक्तियां आती हैं, सामान्य काल से तात्पर्य होता है जनरल टाइम, अर्थात जैसे देश में सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो इसको कहा जाता है सामान्य काल। दूसरा जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति को, वो आपातकालीन शक्तियां होती हैं दोस्तों। लास्ट क्लास में जो हमने देखी थी वो सामान्यकालीन शक्तियां थी। अभी हम यहाँ पे सामान्यकालीन शक्तियों से संबंधित ही चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे आपातकालीन शक्तियों में। जब भारत में इमरजेंसी की स्थिति होती है, आपात की स्थिति होती है, तो उस समय किस प्रकार से राष्ट्रपति पावरफुल बनता है, राष्ट्रपति को उस समय क्या क्या राइट्स प्राप्त हो सकते हैं या होते हैं करके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक यहाँ पे। तो ये टॉपिक उसी के आगे का टॉपिक है, राष्ट्रपति से संबंधित बाकी जितने अनुच्छेद बचे थे वो सारे अनुच्छेद हम यहाँ पे एक साथ लेके आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, राष्ट्रपति का चुनाव भारत में एकल संक्रमण या आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, जैसे भारत में कोई भी चुनाव होते हैं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग इसको कंडक्ट करवाता है। और इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी चुनाव होते हैं भारत में, विधानसभा के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, या किसी अन्य प्रकार के चुनाव होते हैं, इनमें अगर कोई विवाद होता है चुनाव में, तो यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे उन चुनावों में जो विवाद होता है उसको सॉर्ट आउट करता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का जो हम निर्वाचन यहाँ पे देखा था लास्ट क्लास में, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों कभी किसी प्रकार से कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति चुनाव का विवाद, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, इसमें निर्वाचन आयोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वह इसकी जिम्मेदारी लेता है। और वही इसके चुनाव में जो भी गड़बड़ियां होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को सॉर्ट आउट भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो नेक्स्ट अनुच्छेद है आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मिलती है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है, वह किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा का लघुकरण, सजा को माप अर्थात सजा का निलंबन कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यहाँ पे सजा को माप कर सकता है, सजा का निलंबन कर सकता है अर्थात पोस्टपोन जिसको कहते हैं, और इसका सजा का लघुकरण कर सकता है। लघुकरण से तात्पर्य होता है छोटा रूप, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट सजा देता है तो यह राष्ट्रपति के विवेक पर आर्टिकल 72 के तहत मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात यह हो गया सजा का लघुकरण। किसी को आजीवन कारावास हुआ है, राष्ट्रपति उसको चाहे तो 10 साल 12 साल की सजा कर सकते हैं, यह सजा का लघुकरण हो गया। और सजा का माप, अगर राष्ट्रपति के विवेक से किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कृत्य किया है, वह वाकई में माफ करने लायक है, तो भारत के राष्ट्रपति उस सजा को माफ कर सकते हैं। और यहाँ पे निलंबन आता है, अर्थात किसी को आज सजा होनी है, अगर राष्ट्रपति के पास वह सजा निलंबित से संबंधित किसी प्रकार से कोई गुहार लगाता है, तो राष्ट्रपति उसकी सजा को 1 माह या 2 माह या 15 दिन के लिए यहाँ पे जरूर निलंबित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। दोस्तों आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है। मंत्रिपरिषद में दोस्तों 3 प्रकार के मंत्री आते हैं, एक तो जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, तीसरे होते हैं दर्जा प्राप्त मंत्री। 3 प्रकार के मंत्रियों को मिलकर यहाँ पे पूरी मंत्रिपरिषद बनती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद को गठित करने में भी राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का संचालन करने के लिए यहाँ पे एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर किन्हीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से कोई सलाह या किन्हीं चीजों पर कोई सहायता प्रदान करनी है, उसके लिए मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या यहाँ पे हमारे देश के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को यहाँ पे किसी भी प्रकार से यहाँ पे सलाह या सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 में मिलता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य है ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो दोस्तों ज्वाइंट सेशन क्या होता है, अर्थात इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ संसद में होती हैं। वैसे जनरली राज्यसभा और लोकसभा कभी एक साथ संसद में नहीं होती हैं, या किन्हीं कारणों से एक साथ होती हैं। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन से तात्पर्य है संसद के किसी हॉल में लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ होना। अब दोस्तों यहाँ पे जनरली लोकसभा और राज्यसभा किन्हीं परिस्थितियों में एक साथ होंगे और उन्हें राष्ट्रपति एक साथ बुलाएंगे। अब ये परिस्थितियां होंगी कैसे दोस्तों, यहाँ पे जब प्रत्येक वर्ष बजट पारित होता है, बजट पारित होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं। और यहाँ पे जब किसी कोई विधेयक पर, कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया कहलाती है विधेयक, जब किसी विधेयक पर कोई गतिरोध उत्पन्न होता है और वह पारित नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से भी उसको पारित कर सकते हैं। और नंबर तीसरा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जब संसद में नई लोकसभा चुनकर आती है, तो राष्ट्रपति यहाँ पर प्रायः संयुक्त अधिवेशन को आहूत करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं संसद के अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के 108 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर का प्रश्न और आता है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत, तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात लोकसभा के स्पीकर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के क्लॉज अर्थात अनुच्छेद 118 के भाग 4 के तहत यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो अनुच्छेद है आर्टिकल 111 विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। तो दोस्तों कानून बनने से पूर्व की कोई प्रक्रिया कहलाती है विधेयक, कोई बिल कहलाता है विधेयक। अब इसमें भी राष्ट्रपति का दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसमें राष्ट्रपति का काफी ज्यादा योगदान रहता है। हमारे यहाँ कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है ना, हमारे यहाँ कानून बनाने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रायः हमने ब्रिटेन के संविधान से ले रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंटेटिव सिस्टम, संसदात्मक कार्य प्रणाली, कानून बनाने के नियम सारे हमने ब्रिटेन से ले रखे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी विधेयक संसद के किसी सदन में आएगा, या तो वो लोकसभा में आएगा या वो राज्यसभा में आएगा। एक सदन से वह पारित होगा और दूसरे सदन में जब वो जाएगा, दूसरा सदन भी उसको मेजोरिटी से पारित करेगा। तो फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति के पास जब यह विधेयक जाता है, तो राष्ट्रपति जब इस विधेयक को मंजूरी देंगे आर्टिकल 111 के तहत विधेयकों को अनुमति, तब यहां पे यह कानून बनता है। अर्थात राष्ट्रपति चाहें तो नहीं भी यहां पे मंजूरी दे सकते हैं उस विधेयक को कानून बनने के लिए। तो ऐसा ही दोस्तों हमारे देश में हुआ था 1986 में। 1986 में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या डाक संशोधन अधिनियम एक आ रहा था, एक्ट आ रहा था। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे 1986 के तहत ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ये नाम से ज्ञानी लग रहे हैं, लेकिन भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1986 में यहाँ पे पॉकेट वीटो अर्थात जेवी वीटो पावर राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, इसका यहाँ पे ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था कि उस विधेयक को कानून बनने से रोका था। और
यहाँ पे यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर अपनी जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है या पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है तो इससे संबंधित संसद में किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं होगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो शब्द का प्रयोग किया था यह थे ज्ञानी जैल सिंह। तो यह शक्ति दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट अनुच्छेद आता है आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, अध्यादेश एक प्रकार से क्या होता है ना, एक कानून होता है। अध्यादेश एक कानून होता है। अब यह अधिकार आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब यह राष्ट्रपति को कैसे प्राप्त हुआ दोस्तों? जनरली क्या होता है, संसद के एक साल में 3 सत्र चलते हैं, सेशन चलते हैं। पहला सत्र हम कहते हैं बजट सत्र, दूसरा सत्र हम कहते हैं मानसून सत्र, तीसरा सत्र हम कहते हैं शीतकालीन सत्र। संसद के जो भी सत्र चलेंगे इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, इसका कुछ समय होता है। यह एक निर्धारित समय तक चलेगा। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा में पूरे साल भर 365 दिन तक यहां पे सदस्य रहेंगे प्रेजेंट। कभी संसद का अवकाश चल रहा है, ठीक है, और संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है, अर्थात देश को किसी कानून की आवश्यकता है, देश को किसी कानून की आवश्यकता है। तो इस समय राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान रहती है कि आर्टिकल 123 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से एक कानून बनाए और जब तक संसद नहीं चलती है तब तक वह कानून का काम करेगा। अर्थात जब ये होगा, माना कि राष्ट्रपति ने आज कोई अध्यादेश जारी किया और 2 महीने के बाद संसद प्रायः चलती है। अगर यह कानून सदैव के लिए बनाना है तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कानून बनाना है तो संसद में इस अध्यादेश से संबंधित यहां पे चर्चा होगी। अर्थात यह अध्यादेश कानून नहीं बनाना है तो 6 सप्ताह के अंतर्गत यह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो यह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है 1, 2, 3 आर्टिकल 123 में, और आर्टिकल 213 213 में राज्यपाल की राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट अनुच्छेद मिलता है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 अर्थात आर्टिकल 143 में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में कानून का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये स्वाभाविक नहीं है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय नियुक्त होंगे वह कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होंगे, ऐसा स्वाभाविक नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। कभी किसी प्रकार से कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और भूतपूर्व में भी ऐसी उत्पत्तियां यहां पे उत्पन्न हुई हैं। जैसे यहां पे बाबरी मस्जिद से संबंधित मैटर है या कोई सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला मैटर है। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति के विवेक का सवाल होता है, राष्ट्रपति के सम्मुख यहां पे ऐसी चीजें आती हैं, तो आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और दोस्तों यहां पे सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से लेगा। तो यहां पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, और यहां पर सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं और राष्ट्रपति भी वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात एक दूसरे को सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को सजा नहीं दे सकते, राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पे राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को जो सलाह दे रखी है वह भी उसको मानने के लिए कहीं से कहीं तक बाध्य नहीं है। तो दोस्तों ये तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति की अन्य जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं, जैसे भारत में जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, जैसे भारत में जितने भी बड़े पद होते हैं, चाहे हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कहें या हम भारत का
अटर्नी जनरल कहें, या हम भारत के कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, या चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं भारत में, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं भारत के, या भारत में सेंसस कमिश्नर होते हैं, या हमारे वित्त से संबंधित जितने भी बड़े बड़े जो पद होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उन सभी को, यहां तक कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, यह सब भी राष्ट्रपति के विवेक से कार्य करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक यह व्यक्ति कार्य करेंगे और राष्ट्रपति ही इनको यहां पर नियुक्त करते हैं। बिना राष्ट्रपति चाहे तो यह जल्दी भी अपने पद से सेवानिवृत्त हो सकते हैं और राष्ट्रपति ही इनको यहां पर नियुक्त करते हैं। और जैसे भारत के जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, भारत के जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के राष्ट्रपति यहां पर चांसलर होते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की यहाँ पे भारत में सामान्यकालीन शक्तियां हैं। यहाँ पे अब चर्चा करते हैं हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां मतलब जब भारत में या देश में कभी किसी प्रकार से कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे में भारत का जो प्रमुख, देश का जो प्रमुख होगा वह राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जब हमारे देश में जैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, ठीक है, जैसे हमारे देश का जो यहाँ पर हमारा जो मंत्रिपरिषद है या मंत्रिमंडल है, यह किसी प्रकार से विघटित होता है, अर्थात देश में किसी दल की सरकार गिरती है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत यहाँ पे राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी कहते हैं इसको, तो राष्ट्रीय आपात की राष्ट्रपति घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें सारी शक्तियां भारत में राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें देश में जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के माध्यम से होंगे। राष्ट्रपति यहाँ पे सारे कर्तव्यों का अपना निर्वाह करेंगे आर्टिकल 352 के तहत। 356 में दोस्तों यहाँ पे राज्यीय आपात, 356 में यहाँ पे राज्यीय आपात मिलता है। राज्यीय आपात से तात्पर्य है दोस्तों, राज्यों में कभी विधानसभा किसी रूप से भंग होती है। ठीक है, जैसे भारत के बहुत से राज्य हैं जिसने यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी का यहाँ पे सामना किया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर किसी राज्य में किसी दल की सरकार है, अगर वह दल अपना बहुमत साबित करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रही है, तो वह उस दल का जो मुखिया होगा वह उस राज्य के राज्यपाल से कहेगा हम यहाँ पे बहुमत साबित नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरे दल को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो। तो इस बीच यहाँ पे उस राज्य में जो राज्यपाल होंगे वह राष्ट्रपति से कांटेक्ट करेंगे, तो उस राज्य में यहाँ पे एक प्रकार से क्या होगा, राज्यीय आपात लगेगा, जिसमें राज्य और केंद्र के मध्य जो मध्यस्थता का कार्य करते हैं राज्यपाल करते हैं, और यहाँ पे भी किसी न किसी रूप से राष्ट्रपति का ही क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। और आर्टिकल 360 है जिसको हम कहते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात से तात्पर्य है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख मिलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। और वित्तीय जो आपात है, यह आपात भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अर्थात वित्तीय आपात यहाँ पे जब देश में वित्त की किसी भी रूप से कोई कमी होती है तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। मैं किसी पेपर में क्वेश्चन देख रहा था कि देश में राष्ट्रीय आपात कितने समय तक रह सकता है, तो मुझे उसका आंसर मिला था 2 माह तक। तो 2 माह से अधिक किसी भी देश में वित्तीय आपात नहीं रह सकता, तो उसमें कुछ अदर प्रोसेस होती होगी, फिर कुछ समय के लिए हटा के राष्ट्रपति नेक्स्ट टाइम के लिए और अनाउंसमेंट करते होंगे वित्तीय आपात की। और वित्तीय आपात भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 352, 356, 360 के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मिलती हैं। इन आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का देश के लिए यहाँ पे निर्वाह करता है। तो ये दोस्तों इससे प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था और आज का जो टॉपिक है ये पूरा राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।